इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में दो शब्द आए हैं, एक तो वैद्युत और एक रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत शब्द जो आया है ना, वो आया वैद्युत ऊर्जा के लिए। वैद्युत शब्द का उपयोग यहाँ वैद्युत ऊर्जा के लिए किया गया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए किया गया है। और रसायन शब्द का यूज यहाँ रासायनिक ऊर्जा के लिए यानी केमिकल एनर्जी के लिए किया गया है। तो दो तरह की एनर्जी है हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और दूसरी केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस कन्वर्जन की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं वो ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में दो शब्द है, एक वैद्युत और दूसरा रसायन। वैद्युत शब्द किसके लिए आया? वैद्युत शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? वैद्युत ऊर्जा के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। और रसायन शब्द का उपयोग जो है वो रासायनिक ऊर्जा के लिए, केमिकल एनर्जी के लिए किया गया है। अब वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है वैद्युत ऊर्जा में, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में। इस कन्वर्जन की स्टडी हम लोग जिस ब्रांच में डील करते हैं वो ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस कन्वर्जन की स्टडी डील करने वाली जो ब्रांच है वो ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वैद्युत रसायन है। और जो साधन या जो युक्ति यानी जो सोर्स ये काम करता है, जो ये कन्वर्जन करता है, उस सोर्स को बोलते हैं हम सेल। वो सोर्स जो होता है वो सोर्स सेल होता है। तो सेल क्या है? सेल वह साधन है, सेल वह युक्ति है, सेल वो सोर्स है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस आधार पर सेल कितने प्रकार के हो गए बताओ? इस आधार पर अगर देखा जाए तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक सेल और गैल्वेनिक सेल। अभी जो हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, हमने क्या पढ़ा? एक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा है, दूसरी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है ना। वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। तो जो काम जो युक्ति ये काम करती है वो युक्ति सेल होती है। तो इस आधार पर सेल दो प्रकार के बन गए। कौन कौन से? एक तो वो सेल होंगे जो वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेंगे? रासायनिक ऊर्जा में, है ना। जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे। और दूसरे वो सेल होंगे जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेंगे। तो इस आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और दूसरे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जो सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं उन सेलों को हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वैद्युत अपघटनी मतलब जो वैद्युत का अपघटन करते हैं, तो वैद्युत ऊर्जा का तोड़ते हैं वैद्युत ऊर्जा को और किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो जो सेल वैद्युत का अपघटन करते हैं यानी वैद्युत ऊर्जा को बदल देते हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, उन सेलों को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। दूसरे होते हैं जो किसको किसमें बदल रहे हैं? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, उन सेलों को हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं।
वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये इसी कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल ही है, डेनियल सेल है ना, तो वो इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे लिए डेनियल सेल। तो वापिस रिपीट कर लें एक बार, वैद्युत रसायन कितने शब्दों से बना वैद्युत रसायन? 2 शब्दों से। 2 शब्दों से। कौन कौन से? वैद्युत शब्द किसके लिए? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा के लिए, और रसायन शब्द रासायनिक ऊर्जा, यानी केमिकल एनर्जी के लिए। तो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इस इंटर कन्वर्जन की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं वो ब्रांच वैद्युत रसायन है। इस अंतर परिवर्तन का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वो शाखा वैद्युत रसायन होती है। और जो युक्ति ये काम करती है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उस युक्ति को हम सेल कहते हैं। तो इस आधार पर सेल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, और दूसरे वो जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। दूसरे वो होंगे जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। जो सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। डेनियल सेल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है। डेनियल सेल डेनियल सेल सबसे पहली बात, अपने बेसिक बात करें पहले, अगर ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी हम पहले इन्हें विद्युत ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो केमिकल एनर्जी बनती है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो केमिकल एनर्जी बनती है। डेनियल सेल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले हमें बेस क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या होता है ऐसा। इसमें तो विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, फिर रासायनिक ऊर्जा बनती है, और इसमें रासायनिक ऊर्जा अपने आप वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यानी यहाँ विद्युत ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो केमिकल एनर्जी होती है वो अपने आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है। पढ़ा हम सब ने हुआ है, पर ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्या रीजन है इसमें कि इसमें केमिकल एनर्जी अपने आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है? कोई रीजन तो होता ही होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है। क्यों होता है? वही तो, चार्ज मूवमेंट होगा तभी विद्युत ऊर्जा बनेगी, है ना। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, रेट ऑफ फ्लो, चार्ज फ्लो, सही है। तो चार्ज फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। लेकिन अपने आप क्यों बन रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी? क्वेश्चन ये है मेरा कि ये चार्ज फ्लो अपने आप क्यों होने लग गया? ऐसा क्या है इनके अंदर कि ये चार्ज फ्लो अपने आप होने लग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको क्लियर करूंगा, इसमें बहुत सिंपल फैक्ट लगा हुआ है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के होते हैं। दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना वो सेम मेटल के होते हैं। जैसे दोनों ही प्लेटिनम प्लेटिनम है, दोनों इलेक्ट्रोड पीटी के लगा दिए, ठीक है। कोई भी विलन लिया, उस विलन में दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के लगा दिए। और इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ना वो अलग अलग मेटल के लगे होते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं इनमें। जैसे आपने डेनियल सेल की स्ट्रक्चर की अगर हमने आई होगी हमारी सीध में, तो यहाँ तो जिंक की छड़ लगी होती है और इस तरफ कॉपर की छड़ लगी होती है ना। एक तरफ जिंक की छड़ लगी हुई है, Zn की छड़,
एक तरफ कॉपर की छड़ लगी होती है। अब एक इलेक्ट्रोड तो जिंक है, एक कॉपर है। अब बताओ क्या जिंक और कॉपर की क्रियाशीलता बराबर होगी क्या, या दोनों की क्रियाशीलता अलग अलग होगी, ये बताओ। अलग अलग। कॉमन सी बात है, अलग अलग होगी, है ना। दोनों की क्रियाशीलता अलग अलग होगी इसमें। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं तो दोनों की क्रियाशीलता भी अलग अलग होती है, दोनों की रिएक्टिविटी भी अलग अलग होती है। जिंक जो होता है वो अधिक सक्रिय होता है, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर के कंपेरेटिवली। कॉपर कम सक्रिय होता है, कॉपर लिस्ट रिएक्टिव है जिंक के कंपेरेटिवली। और यहाँ देखो दोनों जब इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, तो बताओ किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी यहाँ, किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। कॉमन सी बात है, दोनों की क्रियाशीलता क्या होगी यहाँ, बराबर होगी। बराबर होगी ना। दोनों की क्रियाशीलता यहाँ समान होगी, यहाँ दोनों की क्रियाशीलता समान है। तो अब जो वैद्युत रासायनिक सेल था उसमें जो इलेक्ट्रोड लिए गए थे उसमें एक अधिक सक्रिय है और एक कम सक्रिय हो जाएगा, ऑटोमेटिक रहेगा ये, क्योंकि वो अलग अलग मेटल के होंगे या अलग अलग सब्सटेंस के होंगे, तो उस केस में दोनों की क्रियाशीलता अलग अलग होगी, एक अधिक सक्रिय और एक कम सक्रिय होगा। जो ज़्यादा सक्रिय होता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं। और जो कम रिएक्टिव होता है उस पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ रिडक्शन होता है कम सक्रिय पर, और जो ज़्यादा सक्रिय होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। आई बात समझ। तो एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा। त्यागा, और दूसरे ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया। एक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, सही है। यानी अब देखो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, सही है। ये त्यागेगा वही तो ये ग्रहण करेगा। Zn जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वही इलेक्ट्रॉन कॉपर ग्रहण करता है। आई बात समझ। तो मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, Zn से कॉपर की ओर। सेल पूरा जो है हम लोग करेंगे, लेकिन बेसिक आपके आगे वैसे ही आ जाना चाहिए कि जिंक जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो जो लेस रिएक्टिव होते हैं उन पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, रिडक्शन होता है, और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उन पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी ये डोनेट कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो जिंक से कॉपर की ओर होने लग गया। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर फ्लो कर गए तो करंट किधर से किधर चलेगा, बताओ करंट का फ्लो किधर हुआ, वो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। करंट का जो फ्लो होता है, धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल उल्टा होता है, पढ़ा है ना। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के बिल्कुल उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा, Zn से कॉपर की ओर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होगा, और धारा का प्रवाह जो होगा वो कॉपर से जिंक की ओर होगा। आई समझ या नहीं आई बात। लग गया पता, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमने कोई धारा धुरा नहीं दी, इलेक्ट्रॉन अपने आप प्रवाहित होने लगे, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करने लगे। ऐसा क्यों हुआ, बताओ क्यों हुआ ऐसा, इलेक्ट्रॉन ने क्यों अपने आप फ्लो किया, क्योंकि हमने मेटल ही अलग लिए थे, हमने मेटल अलग ले लिए। जब मेटल अलग ले लिए तो उनकी रिएक्टिविटी अलग होगी, रिएक्टिविटी अलग होगी तो एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीकृत होगा, एक अपचयित होगा। जब एक ऑक्सीकृत और एक अपचयित होगा तो मतलब धारा का प्रवाह अपने आप होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा एक ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएंगे तो धारा भी बहने लग जाएगी। क्लियर, समझ आ गई बात, पहली चीज क्लियर है। तो ये अपने आप धारा बना देते हैं, है ना। अब यहां देखो क्या यहां भी ये अपने आप करंट फ्लो होने लग जाएगा क्या, ये देखो आप दोनों प्लेटिनम है तो दोनों की रिएक्टिविटी क्या है, सेम है, तो दोनों में अपने आप करंट फ्लो नहीं होता, दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, इसलिए इनमें
हमें करंट देना पड़ेगा। पहले एक को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें पहले विद्युत ऊर्जा दी जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है, फिर केमिकल एनर्जी बनती है। और इसमें जो केमिकल भरे होते हैं ना ये वाले, ये केमिकल ही इलेक्ट्रिक एनर्जी बना देते हैं। आगे बात समझ? ये बेस है इस चीज़ का कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं। हमेशा यही होगा, अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे ना तो वो कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बन सकता। अब हम लोग बात करते हैं डेनियल सेल की। डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे इंपॉर्टेंट गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। कौन कौन से? अभी बताया आपको, एक जिंक का और एक कॉपर का। एक इलेक्ट्रोड जिंक का होता है और एक इलेक्ट्रोड कॉपर का होता है। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड जो होता है, जो जिंक की छड़ होती है, जो जिंक की रोड होती है, वो ZnSO4 के विलयन में डूबी रहती है। ZnSO4 विलयन में डिप रहती है वो। और जो Cu की रोड होती है वो CuSO4 विलयन में डिप रहती है। CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप होती है Cu की रोड। तो जिंक की छड़ जो होती है वो ZnSO4 के विलयन में, और जो कॉपर की छड़ होती है वो CuSO4 के विलयन में डूबी हुई रहती है। अब आप देखो होगा क्या, डायग्राम से समझे अगर हम, ये ZnSO4 का विलयन है जिसमें ये जिंक की रोड डूबी हुई है, और दूसरी तरफ किसका विलयन है? सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, जिसमें किसकी रोड डिप है? Cu की, जिसमें Cu की रोड डिप है। तो ये दो पात्र हैं, एक दो बीकर हैं। एक बीकर में ZnSO4 लिया हुआ है जिसमें Zn की रोड डिप की हुई है, दूसरे बीकर में CuSO4 लिया हुआ है जिसमें Cu की रोड डिप की हुई है। दोनों जो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन कौन कौन से? एक तो ZnSO4 का और एक CuSO4 का। ये दोनों सॉल्यूशन आपस में सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किए होते हैं। ये सोल्ट ब्रिज लवण सेतु लगा होता है यहाँ, जिसमें लवण भरे होते हैं। KNO3 KCl जैसे वैद्युत अपघटक यहाँ भरे होते हैं। लवण सेतु यानी सोल्ट ब्रिज, इसमें लवण भरे होते हैं तो इसे लवण सेतु बोला गया है। और दोनों जो रोड हैं, जिंक रोड और कॉपर रोड, ये जो दोनों रोड हैं, जो दोनों छड़े हैं, ये आपस में कनेक्टिंग वायर और पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी की सहायता से, या हम जनरल बात करें तो वोल्टमीटर की सहायता से, वैसे हम वोल्टमीटर नहीं लगाते हैं हम लोग, ठीक है, विभव मापी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग वोल्टमीटर बोल देते हैं। हमारी बुक्स में भी लिखा होता है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर की सहायता से और कनेक्टिंग वायर की सहायता से दोनों रोड आपस में जोड़ दी गई हैं, तो सर्किट पूरा किया गया है एक। आगे बात समझ? नहीं तो मान लो हमने पढ़ा जैसे अभी, कौन ज़्यादा क्रियाशील है बताओ, कौन ज़्यादा क्रियाशील है जिंक और कॉपर में से? जिंक और कॉपर में से कौन ज़्यादा क्रियाशील है? जिंक, है ना, जिंक। जिंक हाईली रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है। कॉपर लेस रिएक्टिव है, कम सक्रिय है। तो अब अपने को ये भी पता है जो अधिक सक्रिय है उसके ऊपर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की, उस पर ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। और जो कम सक्रिय है उस पर कौन सी विक्रिया होती है? अपचयन की यानी रिडक्शन की। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो इलेक्ट्रोड एनोड होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है वो इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। इस तरह जिंक और कॉपर की क्रियाशीलता अलग अलग होने के कारण जिंक एनोड का काम करता है और कॉपर कैथोड का काम करता है। जो ज़्यादा सक्रिय होगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा, वो हमेशा एनोड होगा। आगे बात समझ?
तो कौन ज़्यादा क्रियाशील है? जिंक। जिंक। तो जिंक एनोड है। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया ही होती है। आप कभी ये नहीं बोलें कि एनोड प्लस होता है ना, ऐसा नहीं बोलें। एनोड प्लस होता है कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनोड हमेशा वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन की। और कैथोड हमेशा ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन की, रिडक्शन की, है ना। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अब हमने पढ़ा कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्योंकि जिंक पर ऑक्सीकरण होगा, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। और कॉपर क्या करेगा? वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। गेन करेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अगर ये कनेक्टिंग वायर नहीं लगी होती तो बताओ जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर की ओर कैसे जाते हैं ना, जाने का कोई रास्ता तो उनको चाहिए ही। तो इसलिए दोनों रोड को क्या किया हमने? दोनों रोड को क्या किया? कनेक्टिंग वायर और पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी की सहायता से, या अगर साधारण भाषा में कहें तो कनेक्टिंग वायर यानी संयोजक तार और वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ दिया। तो ये सर्किट हमने पूरा कर लिया। क्लियर? यस सर। अब 3 तरह की थ्योरीज आपको डेनियल सेल के बारे में मिल जाएगी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। तो कुछ बुक्स में जो कोटा वगैरह में या कंपटीशन में करवाई जाती है उसकी थ्योरी अलग रहती है। हमारी राजस्थान बोर्ड की बुक की थ्योरी अलग रहती है। कॉलेज लेवल पर जो थ्योरी रहती है वो थोड़ी अलग रहती है। मैं आपको तीनों तरह की थ्योरी जो है वो क्लियर कर दूंगा कि क्या कहती है ये थ्योरीज, वो सारी थ्योरीज आपको क्लियर कर दूंगा। अब आप देखो पहला सिद्धांत, बाकी होना सब में रिएक्शन सेम होनी है, बस वो लिखने का अलग अलग मेथड है सबका। एनोड पर, एनोड कौन है पहले तो ये बताओ, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है? डेन। जिंक, Zn। और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन करो, Zn को किस में कन्वर्ट करोगे? ऑक्सीडेशन करोगे जब N+2। Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। यानी अभी ये जो जिंक की रोड थी इस पर क्या बनने लग गया? इस पर Zn+2 बनने लग गए और 2 इलेक्ट्रॉन बनने लग गए। समझ आ गई बात? रोड जिंक की थी, उसका कन्वर्जन होने लग गया Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में। आगे बात समझ? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बनने लगे। अब Zn+2 का क्या होगा? देखो Zn+2 जो होता है ना वो इस छड़ पर नहीं रहेगा क्योंकि वो आयन है, और आयन जो होते हैं वो हमेशा विलयन में आ जाते हैं। तो Zn+2 जो है वो ZnSO4 के सोल्यूशन में आ जाएगा। आगे बात समझ? Zn+2 किधर आ गया? ZnSO4 के सोल्यूशन में एंटर करने लगता है। तो ये जो Zn+2 बनता है एनोड पर, Zn+2 ZnSO4 के विलयन में आएगा। क्लियर? Zn+2 किधर आ गया? ZnSO4 के विलयन में। अब एक सिंपल सी बात आपसे, बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा। जब ये +2 अंदर आएगा, ये वाला +2 अंदर आएगा, तो ZnSO4 में बताओ कौन कौन से आयन पड़े हैं? ZnSO4 में भी तो कोई आयन होंगे या नहीं होंगे? बताओ कौन कौन से आयन है इसमें? SO4-। तोड़ो ZnSO4 को, किस किस में टूटेगा बताओ? ZnSO4, Zn+2 और SO4-2, ये आयन इसमें ऑलरेडी पड़े हैं। तो जब ये +2 अंदर आएगा ना, अब देखो होगा क्या। रोड पर Zn+2 बना, अब वो Zn+2 जब इस विलयन में आएगा ना, +2 जब अंदर आएगा तो जो अंदर पहले से Zn+2 पड़े हैं ना वो उनको हटाएगा, वो उन Zn+2 को हटाएगा, वो तभी वो अंदर आ सकता है। क्योंकि ये सारी एक बस पूरी भरी हुई है, गाड़ी पूरी भरी हुई है, आपको उसके अंदर बैठना है तो कब बैठ सकते हो बताओ? जब एक सवारी खड़ी होकर चली जाए तभी बैठ सकते हो ना, ना। तो वही बात है, अब +2 ने उसमें प्रवेश करना है, तो +2 कब प्रवेश कर सकता है? जब अंदर जो +2 पड़ा है वो बाहर निकल जाए।
तो अंदर जो Zn+2 पड़ा था वो इस विलयन से बाहर निकलना चाहिए, तभी रोड वाला Zn+2 नीचे आएगा। तो अब आप देखो जो अंदर Zn+2 पड़ा था ये वाला, इसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता है क्या इसके पास बाहर निकलने का? कहाँ बाहर जाएगा ये? इस विलयन से बाहर जाना है इसको। कोई रास्ता है क्या जहां से ये विलयन छोड़ सके? नहीं दिख रहा कोई रास्ता आपको? सॉल्ट ब्रिज से। सोल्ट ब्रिज से, सोल्ट ब्रिज में एंटर कर जाएगा ये। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आ गई बात? दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। क्लियर? तो जैसे जैसे छड़ से Zn+2, छड़ पर जो Zn+2 बने ये वाले, ये विलयन में आते जाते हैं, वैसे वैसे विलयन में जो Zn+2 पड़े हैं वो कहाँ एंटर करते जाते हैं? लवण सेतु में, सोल्ट ब्रिज में एंटर करते जाएंगे वो। अब वो सोल्ट ब्रिज में एंटर कर रहे हैं, अब सोल्ट ब्रिज में Zn+2 का नंबर बढ़ रहा है, तो ऐसे Zn+2 जब बढ़ते जाएंगे तो किस साइड आने लग जाएंगे बताओ? वो CuSO4 वाली साइड आने लग जाएंगे। देखो आप, अब ये यहाँ पहुंच गया, अब ये इसमें जाएगा। समझ आई बात? लग गया पता? अब ये इसमें जाएगा, और इसमें ये कब जा सकता है बताओ? Zn+2 कब अंदर जा सकता है? जब Cu निकलेगा यहाँ से। यहाँ Cu+2 पड़ा है अंदर। कॉपर सल्फेट को अगर आप देखोगे ना तो Cu+2 और SO4-2 पड़े हैं इसके अंदर। तो +2 ने अंदर आना है, तो +2 तभी अंदर आ सकता है जब अंदर वाला +2 बाहर चला जाए। अब कोई +2 के बाहर जाने का रास्ता है क्या? इस देखो आप, कोई ऐसा रास्ता है कि +2 बाहर चला जाए? इलेक्ट्रोड, बिल्कुल। तो ये Cu+2 जो होता है ये यहाँ से इलेक्ट्रोड पर पहुँच जाता है। तो इस तरह से जो Cu+2 था वो विलयन से निकलकर इलेक्ट्रोड पर पहुँच गया। आई बात समझ? तो Zn+2 कहाँ एंटर कर गए? ZnSO4 के विलयन में। और ZnSO4 के विलयन में जो Zn+2 थे वो कहाँ एंटर कर गए? लवण सेतु से होते हुए किधर पहुंच गए? वो लवण सेतु से होते हुए CuSO4 के सॉल्यूशन में पहुंच गए। और CuSO4 के सॉल्यूशन में जो Cu+2 था वो कहां पहुंच गया? वो इलेक्ट्रोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर पहुंच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसी का वेट कर रहे थे कि कब कोई पॉजिटिव आए उनकी सीध में और वो उधर जाके भागें। तो जैसे ये Cu+2 रोड पर पहुंचता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको रिड्यूस करने के लिए जिंक की रोड से रवाना हो जाते हैं कॉपर की रोड की ओर। तो ये यहाँ पहुंच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर की रोड पर आ जाते हैं, और Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है यहाँ और Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन कैथोड पर हुई है, रिडक्शन की, अपचयन की। ये पहला कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया आपको? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। Zn+2 कहाँ? छड़ पर ऑक्सीकरण हुआ है ना, Zn+2 बना। Zn+2 कहाँ जाएगा बताओ? Zn+2 क्या रास्ता है उसके पास? लवण सेतु में जाएगा। अब जब पहले नहीं लवण सेतु में जाएगा, ये वाला Zn+2 कहाँ गया? ZnSO4 के विलयन में गया। और ZnSO4 के विलयन में जो Zn+2 था वो कहाँ जाएगा? वो लवण सेतु में जाएगा। और लवण सेतु से होता हुआ किधर आ जाएगा? CuSO4 वाली साइड आ जाएगा। और CuSO4 वाली साइड से ये Cu+2 छड़ पर पहुंच जाएगा। और ये समीकरण आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ी है। आपको मैं पूरी समीकरण को लिखूँ ना, Zn+CuSO4 = ZnSO4+Cu। पढ़ी है या नहीं पढ़ी बताओ? रेडॉक्स अभिक्रिया में बहुत बार ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा आप लोगों को। ये डेनियल सेल है। क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि Zn जो है ना, Zn वो Cu+2 को प्रतिस्थापित कर रहा है। देखो CuSO4 से, CuSO4 में जो Cu+2 थे ना उनको Zn ने प्रतिस्थापित कर दिया। Zn खुद उनकी जगह पर पहुंच गया Zn+2 बन के।
तो ये Zn+2 बन के पहुंच गया देखो। और यही हुआ है, Zn की छड़ से निकला वो Zn+2 बन के, और CuSO4 के विलयन में एंटर कर गया Zn+2 बन के, और Cu+2 छड़ से बाहर विलयन से बाहर निकल गए, छड़ पर पहुंच गए, जहां 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े और उनका अपचयन हो गया Cu में। क्लियर? यस सर। अब सेकंड कॉन्सेप्ट को समझो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये है, मैं आपको बातें सारी बता दूंगा कि क्या चल रहा है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो लास्ट ईयर की बोर्ड बुक्स में दिया हुआ था वो क्या था, देखो आप, ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ये जिंक की रोड है, बाकी सारा कुछ सेम था। इधर CuSO4 का सॉल्यूशन है, ये Cu की रोड है, दोनों सॉल्यूशन में सोल्ट ब्रिज लगा दिया और दोनों जो रोड थी वो कनेक्टिंग वायर और वोल्टमीटर से जोड़ दी। अब बताओ जिंक की रोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? जिंक की रोड पर ऑक्सीडेशन है ना, तो वो एनोड हो जाएगा, Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अब ये CuSO4 है ना, तो क्या कहता है ये, Zn यहाँ बन गया Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। Zn+2 कहाँ आएगा बताओ? Zn+2 ZnSO4 के सॉल्यूशन ZnSO4 के सॉल्यूशन में। अब वो बोर्ड वाली बुक कहती थी कि ये Zn+2 यहाँ आ जाएंगे, ये Zn+2 यहाँ पहुँच गए। जब Zn+2 यहाँ पहुँचे तो CuSO4 में 2 आयन पड़े थे इधर, कौन कौन से? Cu+2 और SO4-2, Cu+2 और SO4-2। तो जब रोड से Zn+2 ZnSO4 के विलयन में आते हैं तो उस समय उनको उदासीन करने के लिए, उनको न्यूट्रल करने के लिए, उनसे क्रिया करने के लिए कॉपर सल्फेट में जो SO4-2 होता है वो लवण सेतु के माध्यम से इधर आ जाता है, तो इधर ZnSO4 बन जाएगा। वो SO4-2 इधर आ गया, हम बनना वही है ZnSO4। पहले Zn+2 इधर जा रहा था तो ZnSO4 बन रहा था। अब ये कहता है कि ये वाला SO4 इधर आके ZnSO4 बना देगा। किया तो Zn ने इसी SO4 से रिएक्ट ना, पहले इधर आके किया। समझ आई बात? और दूसरी थ्योरी कहती है कि ये SO4 ही उधर चला जाएगा और जो Cu+2 बचे हैं वो छड़ पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही ये छड़ पर पहुंचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और Cu+2 को रिड्यूस कर देंगे Cu में। सेकंड थ्योरी ये है, वो Zn+2 को लवण सेतु में नहीं लेके जाती, SO4-2 को लवण सेतु में लेकर आती है। क्लियर? रिएक्शन सेम है, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स, जो कोटा वाले या नीट वाले या IIT वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो पढ़ाया जाता है, उनमें क्या पढ़ाया जाता है वो भी कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या रिजल्ट यही है सबका। डेनियल सेल थोड़ी बदल जाएगा, डेनियल सेल तो वही रहना है। ये ZnSO4 का विलयन है, ये CuSO4 का विलयन है। ZnSO4 के विलयन में Zn की छड़ है, CuSO4 के विलयन में Cu की छड़ है। दोनों छड़ या दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो वोल्टमीटर और कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं और दोनों सॉल्यूशन सोल्ट ब्रिज से जुड़े। अब सोल्ट ब्रिज में क्या भरा हुआ है? सोल्ट भरा हुआ है। जैसे मान लो KCl ही भरा हुआ है, सपोज KCl ही भरा हुआ है यहाँ, है ना। तो अब जिंक पर क्या होगा? जिंक पर बताओ, जिंक पर कौन सी रिएक्शन होगी? जिंक पर ऑक्सीडेशन। तो Zn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अब ये कहता है ये Zn+2 इधर आ गए, छड़ से निकलकर ZnSO4 के विलयन में आ गए। अब वो क्या कहते हैं कि सोल्ट ब्रिज में जो सोल्ट भरा होता है, सोल्ट ब्रिज में KCl भरा है ना, इसमें 2 आयन है। कौन कौन से बताओ? KCl में भी 2 आयन है, कौन कौन से? K+ और Cl-। K+ और Cl-। तो ये थ्योरी कहती है कि ये जो Cl- था ये Zn+2 को उदासीन करने के लिए इस साइड आ जाता है, Cl- इस साइड आ जाता है उसको उदासीन करने के लिए। और जो K+ होता है ना
वो CuSO4 वाली साइड शिफ्ट हो जाता है, और जो K प्लस होता है वो Cu+2 को प्रतिस्थापित करता है, Cu+2 रोड पर पहुंच जाता है, और उसी समय जिंक की रोड से दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो Cu की रोड की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाकर Cu+2 को रिड्यूस कर देते हैं। थर्ड थ्योरी है, क्लियर। तो वो इसमें सोल्ट ब्रिज का सोल्ट ब्रिज का रोल ज़्यादा बताते हैं कि सोल्ट ब्रिज का रोल है। समझ आ गया काम। रिजल्ट सेम है, एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है। तो ये रिएक्शन कहाँ हुई, कौन से इलेक्ट्रोड पर हुई ये रिएक्शन, एनोड पर। एनोड पर, यानी हाफ सेल रिएक्शन है ये, हाफ सेल रिएक्शन है। क्योंकि कंप्लीट सेल जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से, एक एनोड और एक कैथोड। इसका मतलब एनोड जो है वो हाफ सेल है और कैथोड हाफ सेल है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट सेल बन जाएगा। समझ आ गई बात। तो एनोड की रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन है, ये एनोड की हाफ सेल रिएक्शन है, और कैथोड की हाफ सेल रिएक्शन कौन सी है, ये वाली। दोनों को ऐड करोगे तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। अब दोनों को ऐड करके नेट सेल रिएक्शन निकाल लो। नेट सेल रिएक्शन क्या रहेगी बताओ, नेट सेल रिएक्शन, टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या बनेगा, क्या बनेगा रिजल्ट इसका, Zn Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu, यानी Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ये Cu+2 यानी CuSO4 ही है और Zn+2 यानी ZnSO4 है। क्लियर। तो ये रिएक्शन आ गई ओवरऑल आपके पास। अब इसके रिजल्ट देखो, कंक्लूजन देखो, क्या कंक्लूजन निकलेंगे। हम लोग अपनी थ्योरी पर ही चलेंगे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी। कंक्लूजन उसी से सेट बैठते हैं, कंक्लूजन भी सारी बुक्स में सेम दिए होते हैं और उससे एकदम एग्जैक्ट बैठेंगे आपके। अब देखो कंक्लूजन देखो। फर्स्ट, आयन किस में फ्लो कर रहे हैं बताओ, सभी थ्योरी में यही होगा। आयन किस में फ्लो कर रहे हैं बताओ, आयन आउटर सर्किट में फ्लो कर रहे हैं या इनर सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। आउटर सर्किट यानी कनेक्टिंग वायर, इनर सर्किट यानी सोल्ट ब्रिज। तो आयन किधर फ्लो कर रहे हैं, आयन इनर, लवण सेतु में चल रहे हैं ना। तो जो आयन होते हैं वो आंतरिक परिपथ में गमन करते हैं, इनर सर्किट में फ्लो करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो, इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं, आउटर सर्किट में, तथा इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में। ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा डेनियल सेल के बारे में सत्य है। तो ये कंक्लूजन है डेनियल सेल के कि आयन जो होते हैं आंतरिक परिपथ में यानी लवण सेतु के माध्यम से गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्य परिपथ में यानी संयोजक तार की सहायता से गति करते हैं। अब सेकंड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हुआ बताओ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं, किधर से, एनोड से कैथोड, जिंक से कॉपर, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की हो रहा है। तो धारा किधर से किधर फ्लो करेगी, धारा कॉपर से जिंक की ओर, धारा कॉपर से जिंक की ओर चलेगी। अब बताओ कौन सी छड़ जो है, कौन सी रोड जो है वो धीरे धीरे वेट लॉस हो जाएगा उसका, यानी किसका भार धीरे धीरे घट जाएगा, Zn का। क्योंकि Zn जो है वो Zn+2 बनकर इस विलयन में आ रहा है बार बार, सही है। तो वो धीरे धीरे घुलता जाएगा। समझ आ गई बात। तो Zn की छड़ का भार घटेगा, Zn की जो रोड है, Zn की रोड का भार डिक्रीज होगा, और कॉपर की रोड का भार इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो इस रोड पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है।
कॉपर जो है वो इस रोड पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर वाली रोड पर, तो इसका वेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो कॉपर की रोड का भार बढ़ेगा। अब बताओ कौन सा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ZnSO4 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या CuSO4 की, बताओ। CuSO4 माइंड लगाओ अपना, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? CuS ZnSO4 की, ZnSO4 की बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? देखो इधर भी तो ZnSO4 ही बन जाएगा, इस साइड भी तो नहीं बनेगा क्या, बताओ। बनेगा सर। भाई इधर पहले क्या लिया था आपने, पहले क्या लिया था इधर? CuSO4 लिया था। अब इधर कौन एंटर कर गया, बताओ, इस साइड कौन एंटर कर गया? Zn+2 एंटर कर गया, उसने Cu+2 को हटा दिया, रोड पे चला गया Cu+2, तो सही है। तो यहां कौन आ गया Cu की जगह, कौन? Zn आ गया, तो यहां भी तो ZnSO4 बन गया। तो इधर तो ZnSO4 था ही था, इधर भी ZnSO4 बन गया। CuSO4 धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो Cu बन बनकर रोड पर जाता रहेगा। तो ZnSO4 की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ेगी और CuSO4 की सांद्रता घटेगी। आई समझ या नहीं आई? यस हाँ जी सर। सर। ये कंक्लूजन है डेनियल सेल के। अब हम लोग जो सेल लिखते हैं ना, इसका एक साइन कन्वेंशन भी होता है। डेनियल सेल या कोई भी जो गैल्वेनिक सेल है उसका एक साइन कन्वेंशन होता है, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, कि उसको लिखने की एक चिन्ह परिपाटी होती है, साइन कन्वेंशन होता है कि कैसे लिखा जाता है। जैसे लेंस सूत्र में लिखते हैं ना, सेम वही चीज़ है, कैसे लिखते हैं, क्या चिन्ह परिपाटी है, क्या परिपाटी है, क्या कन्वेंशन है। कई जगह परिपाटी भी लिखते हैं, सेल लिखने का परिपाटी या सेल डायग्राम जिसको बोला जाता है, सेल आरेख जिसको बोला जाता है। कैसे लिखते हैं देखो, ये मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको, फिर बुक वाला भी क्लियर कर दूंगा। इस साइड एनोड लिखते हैं, इस साइड कैथोड लिखते हैं, यानी लेफ्ट साइड में एनोड लिखा जाता है, राइट साइड में कैथोड लिखा जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड। क्या रिएक्शन हुई थी बताओ एनोड पर, क्या रिएक्शन हुई थी एनोड पर? ऑक्सीडेशन सर। क्या हुआ था ऑक्सीडेशन में? डेनियल सेल में बताओ मेरे को, डेनियल सेल का सेल डायग्राम लिखना है, डेनियल सेल का सेल डायग्राम लिखना है। Zn+2 में Zn बदला था Zn+2 में, तो Zn और Zn+2 में एक ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकल लाइन लगाते हैं, तो ये आप ये मान लें कन्वर्जन, Zn कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में। समझ आ गई बात? वैसे ये मतलब इसका ये नहीं है, मैं आपको मतलब बता दूंगा क्या है इसका, पर हम लोग बड़े आराम से ऐसे सोच सकते हैं कि एनोड पर क्या हुआ, Zn बदल गया Zn+2 में, सही है। फिर एनोड और कैथोड के बीच में क्या लगा था, एनोड और कैथोड के बीच में यानी कि दोनों विलनों के बीच में, Zn+2 और Cu+2 के बीच में क्या लगाया था हमने, क्योंकि यहाँ Zn+2 आ गया ना, सोल्ट ब्रिज, यहाँ Zn+2 आ गया, यानी यहाँ ZnSO4 आ गया, है ना। तो ZnSO4 फिर यहाँ सोल्ट ब्रिज था, सही है। क्या भरा था इधर सोल्ट ब्रिज के बाद, या CuSO4 यानी Cu+2, Cu+2, और Cu+2 किस में बदला था, Cu+2 Cu में। तो ये एक तरह से चिन्ह परिपाटी बन गई। यानी आप बिल्कुल शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो आप एनोड की रिएक्शन लिखें, Zn बदला है Zn+2 में, फिर लवण सेतु लगाएं, यानी दो खड़ी लाइनें लगा दें, दो वर्टिकल लाइंस लगा दें, फिर कैथोड की समीकरण लिख दें, Cu+2 बदला है Cu में, तो ये सेल डायग्राम बन जाता है। समझ आ गया है? ऐसे आता है पेपर में, और ये अपने को पता होना चाहिए कि क्या दिया है उसने, ये एनोड दिया है, ये कैथोड दिया है, स्पष्ट दिख रहा है ऑक्सीडेशन दिया, देखो Zn बदला है Zn+2 में, Cu+2 बदला है Cu में, दिख रहा है ना। तो ये हमारे पास सेल डायग्राम लिखने का तरीका होता है। आ गया समझ? यस सर। ओके, तो कल हम इसको आगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे सेल डायग्राम से न्यूमेरिकल पुट होता है।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा कल का टॉपिक रहेगा ईएमएफ।